नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी के 6th क्लास के 5th चैप्टर तक पहुंच गए। आज हम 5th चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले देखते हैं। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, और इन सबके कॉम्बिनेशन से बनता है ये डिफरेंट कलर से लेते हैं, सबके कॉम्बिनेशन से बनता है जीवमंडल। सबसे पहले अगर स्थल मंडल से शुरुआत करें तो स्थल मंडल को महाद्वीप, एवं महासागर स्थल मंडल को महाद्वीप और महासागर में डिवाइड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एशिया महाद्वीप लें। एशिया महाद्वीप का एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, क्योंकि देखो रशिया को इतना बड़ा रशिया है, इतना बड़ा चीन है, भारत, ये सारे इसमें आते हैं। रशिया हालांकि यूरोप में भी आता है, क्योंकि ये वाला एरिया, इसका रशिया का आधा पार्ट यूरोप में चला जाता है। तो यहाँ से लेके ये वाला एरिया तक ये एशिया का पार्ट आ गया। तो एशिया का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप आया। दूसरा 1/3 स्थल भाग, जो पूरे विश्व का जितना स्थल भाग है उसका 1/3 पूरा एशिया महाद्वीप कवर करता है। अब इसी को अगर देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब पूर्वी गोलार्ध क्या है? गोलार्ध के स्तर पे देखें तो एशिया कहाँ आएगा? ये हमने पृथ्वी बनाई, तो ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया का स्थिति कहाँ पे होगी? एशिया का है तो कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन सा गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट, अगर एशिया के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो उसमें क्या है? कर्क रेखा एशिया से गुजरती है। ये दिख रही है, सऊदी अरब, ओमान, भारत, म्यांमार और चाइना और ताइवान से होते हुए गुजर रही है। वहीं पे एशिया प्रशांत महासागर घेरे हुए, उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इस तरीके से इन महासागरों ने एशिया को घेर रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूरेशिया पार्ट है, यूरेशिया एशिया और यूरोप के जो इकट्ठा पार्ट है उसको यूरेशिया पार्ट कहते हैं। तो इसको यूराल पर्वत डिवाइड करता है। तो यहाँ से एक यूराल पर्वत जा रहा है, वो यूरेशिया, इट मीन्स यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। रूस का विस्तार यूरेशिया तक, यूरोप तक भी है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला, यूरोप पे चलते हैं। यूरोप कहाँ पे है? यूरोप का ये जो वाला पार्ट है ये यूरोप में आता है। यूरोप, अब इसमें क्या देखते हैं कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है यूरोप एक तरीके से, सिर्फ यूरेशिया वाले पार्ट से, स्थल भाग से घिरा हुआ है। दूसरी चीज़, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जलीय भाग से घिरा हुआ है। यहाँ काला सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे उत्तरी महासागर है। तो इस तरीके से ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दूसरी चीज़, जो 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुवीय व्रत है जो यहाँ से गुजर रहा है, ये यूरोप को बीच में से गुजरता है। तो ये यूरोप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका वाला पार्ट ये है। अब अफ्रीका एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इससे कर्क रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनमें तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, काल्पनिक रेखाएं। अब अगला है कि इसके उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में कैसे स्थित है? हमने अभी मैप देखा था, तो इसमें देखते हैं उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में कैसे हुआ। फिर से देखते हैं कॉपी में। जो अफ्रीका है, अफ्रीका कहाँ पर स्थित है? ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लगभग 20 से गुजर रहा है। तो अफ्रीका यहाँ पे स्थित है लगभग। तो अफ्रीका की स्थिति यहाँ पे है, तो अफ्रीका लगभग
सभी गोलार्ध में है, कहीं ना कहीं छोटे थोड़े स्तर पे भी देखा जाए तो सभी गोलार्ध में अफ्रीका का विस्तार है। ठीक है, अफ्रीका का विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा रेगिस्तान, वो भी अफ्रीका के एरिया में आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि नील नदी ये जो ब्लू डॉटेड ये जो ब्लू है जो जाके भूमध्य सागर में गिरती है मिस्र से होते हुए, तो ये नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी में आती है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। चलो ठीक है, इसका अगला महाद्वीप में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में कोई सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो अगर देखें तो कर्क रेखा गुजर रही है जो भारत से भी होके गुजर रही थी 23.5 डिग्री अक्षांश। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। साथ ही साथ इसकी स्थिति कहाँ है गोलार्ध के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे हमने एशिया देखा, अफ्रीका देखा, उसके बाद में हम उत्तरी अमेरिका देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका की स्थिति यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका की स्थिति पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में कहीं यहाँ पे है। उत्तरी गोलार्ध की भी स्थिति हमने देख ली। अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की स्थिति गोलार्ध में कहाँ है वो भी हमने देखी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी महासागर। तो ये इस तरीके से 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध भी इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, काल्पनिक कर्क रेखा, 0 डिग्री और मकर रेखा, वैसे ही दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें 2 रेखाएं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है? इक्वाडोर होते हुए, ब्राज़ील से होते हुए यहाँ से निकल रही है। और जो मकर रेखा है वो चिली और अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होते हुए गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम एडीज़ है। एडीज़ पर्वत श्रृंखला यहाँ से होते हुए गुजर रही है। दूसरी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, अमेजन नदी का जो ये एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि कंफ्यूजन बहुत आराम से हो सकता है कि नील नदी और जो नील नदी है और अमेजन नदी है वो भी कुछ बड़ी थी या फिर क्या था। जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है विश्व की, और जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। तो इस फैक्ट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, वो दिखने पे भी साइज़ में और मैप में दिख ही रहा है कि सबसे छोटा है। और ये दक्षिण गोलार्ध में, अगर गोलार्ध की स्थिति में देखें तो हमें समझ में आ जाएगी दक्षिण गोलार्ध में। इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा। जैसे हमने यूरोप देखा 3 तरफ से है, उत्तरी अमेरिका देखा वो भी तीनों तरफ से है, तीनों चारों तरफ से कहीं ना कहीं, और दक्षिण अमेरिका 2-3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे स्पेशल क्या है? अंटार्कटिका एक तो दक्षिण गोलार्ध में हमने देख लिया कि दक्षिण ध्रुव पे है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई मनुष्य रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मोटी बर्फ़ की चादर साल भर जमी होती है ध्रुवों पे स्थित होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे शोध केंद्र हैं। जैसे भारत के कौन से हैं? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। तो यहाँ पे शोध केंद्र इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये विश्व की साझा विरासत में इंक्लूड होता है अंटार्कटिका। तो ये हमने महाद्वीप देखे, महाद्वीप के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स देखे जो 6th क्लास की NCERTs में हमें अवेलेबल करवा रखे हैं। हमने महाद्वीपों को देखा, अभी हम महासागरों को देखते हैं। क्विकली हम यहाँ पे मैप बना लेते हैं। यहाँ पे हम महासागरों को लोकेट कर लेते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर नॉर्दर्न मोस्ट जो महासागर है उसको वो वाला एरिया है। यहाँ पे 66.5 डिग्री जो नॉर्दर्न अक्षांश है, जो उत्तरी ध्रुवीय व्रत कहलाता है, वो आर्कटिक महासागर को अन्य महासागरों से डिवाइड करता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर देख लिया हमने। अब देखते हैं प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। 1/3 जो क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर घेरता है। ठीक है, सबसे बड़ा होने के साथ साथ इसमें सबसे गहरा जो पृथ्वी का सबसे गहराई वाला जो क्षेत्र है वो भी यहीं पे पाया जाता है। जो मैरियाना ट्रेंच है, ये जापान के साइड में कहीं स्थित है। प्रशांत महासागर के जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर को घेरने वाले जो महाद्वीप हैं कौन कौन से हैं? पहला है एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि प्रशांत महासागर बोथ ऑफ साइड प्रशांत महासागर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हमने एक मानचित्र पे एक तरीके से हमने मानचित्र बनाया है, वहीं पे वो वास्तव में पृथ्वी गोल है। तो प्रशांत महासागर को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर का एरिया है वो इस तरीके से है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से प्रशांत महासागर एरिया वाइज इतना बड़ा है और ये 4 जो महाद्वीप हैं इसको घेरे हुए हैं। हमने प्रशांत महासागर देखा। अब हम चलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम किसी पर्टिकुलर देश के नाम पे होने वाला एकमात्र ऐसा महासागर है जो हिंद महासागर भारत के नाम पे पड़ा है। दूसरी चीज़, इसकी जो शेप है वो लगभग ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और ये कौन कौन से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो इस तरीके से हिंद महासागर का क्षेत्र ये वाला है। अब चलते हैं हम दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर आर्कटिक महासागर जैसे नॉर्थ में है, वैसे दक्षिण महासागर साउथ में है, लेकिन ये जो 60 डिग्री का जो अक्षांश है, 60 डिग्री अक्षांश तक ही विस्तारित है। इसके नीचे बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, तो दक्षिण महासागर वाला जो एरिया है वो किस किस से कनेक्ट रहता है? प्रशांत महासागर से कनेक्ट रहता है, हिंद महासागर से कनेक्ट रहता है, साथ ही साथ अटलांटिक जो महासागर है उससे भी कनेक्ट रहता है। हमने दक्षिण महासागर भी कंप्लीट किया। अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर का अगर शेप देखा जाए, जिस तरीके से हमने हिंद महासागर का शेप देखा, ट्रायंगल लगभग त्रिभुजाकार है, वहीं पे अटलांटिक महासागर को अगर देखा जाए तो इसका शेप एस शेप में होगा, इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, ये कौन कौन से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? अगर यहाँ देखा जाए तो कौन सा है? यूरोप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। तो इस तरीके से हमने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर हमने कंप्लीट किए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा जलमंडल। जलमंडल को अगर जलमंडल की महत्ता देखे जाए तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। तो अगर अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब जल की जो स्थिति है, 71% जल उपलब्ध है, फिर भी हमारे देश में या फिर विश्व में 0 डे, इट मीन्स जहाँ पे एक भी बूंद पानी उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति बन रही है। तो जल इतना उपलब्ध होते हुए भी अपने पास क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली ये लवणीय जल है। ठीक है, हमने अब इसकी जो डिवाइडेशन है वो देख लेते हैं। 97% 97% जो वाटर है वो महासागरों में। ठीक है, 97% तो महासागरों में, महासागर लवणीय है। ठीक है, अब जो बचा हुआ 3% है उसमें 2.77% हिम आवरण के रूप में है। ठीक है, फिर बचा कितना? 0.33 जो परसेंट है, इस 3% का वो है पीने योग्य।
तो ये उपलब्धता देखी अपन ने, पानी की उपलब्धता, वास्तविक उपलब्धता कितनी है। जलमंडल देख लिया हमने। जलमंडल के बाद में हम चलते हैं वायुमंडल से। वायुमंडल अगर देखा जाए, चलो इसको रब कर लेते हैं। अच्छा, वायुमंडल को देखते हैं। वायुमंडल में जो वायुमंडल का स्ट्रक्चर है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और ये बहिर्मंडल। जो वायुमंडल की स्थिति है लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हमारी स्थिति हो गई। ये वायुमंडल की जो परतें हैं वो इंक्लूड होते हुए। ठीक है, अब वायुमंडल में जो गैसेस हैं, जिस तरीके से हमने जल की स्थिति देखी वैसे ही हम गैसों की स्थिति भी देखते हैं। 21% ऑक्सीजन, इट मीन्स लगभग जो ऑक्सीजन है, जो हमारी प्राणवायु, वो 21% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? लो भाई, 1% हमारी जो अन्य गैसें हैं वो आती है। अच्छा, तो ये जो 78% है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है, अन्य गैसों में CO2, ऑर्गन, etc। अब जो वायुमंडल की जो स्थिति है, हमने वायुमंडल का स्ट्रक्चर देख लिया। वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनकी जो स्थिति है, उनकी जो क्वांटिटी है वो हमने देख ली कि गैसेस लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर से किस तरीके से मूवमेंट करती हैं। अच्छा, ये बताओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर अधिक होगा और हाई प्रेशर टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे जो वायु है, वायुमंडल में पृथ्वी से दूरी बढ़ने पे, अगर वायुमंडल पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई की तरफ जाया जाए तो वायुमंडल की जो सघनता है कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो वायुमंडल की जो सघनता है वो कम होती जा रही है। ठीक है, हमने जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं वो देख लिया। अब जो जीवमंडल है ना, उसको भी देख लेते हैं। जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का जहाँ पे सबका एक संयोजन बन रहा है, सबका जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस कॉम्बिनेशन की वजह से जीवमंडल यानी कि अर्थात जो जीव है उनका विकास हुआ है। 6th क्लास के जो प्रमुख परिमंडल है उसमें इतना ही दे रखा है। फर्दर जो 7th क्लास होगी उसमें इसका एडवांसमेंट होगा, तो हम वो 7th क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारा डेटा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी, लेकिन हम स्ट्रिक्ट टू 6th क्लास ही रहेंगे। आई होप ये मैं समझा पाई होंगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।